हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज हम कॉपर के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। बच्चों, कॉपर के जितने भी हमारे पास मुख्य रूप से अयस्क हैं, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद हम कॉपर के अयस्क का निष्कर्षण देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉपर के अयस्क का निष्कर्षण। निष्कर्षण में मुख्य रूप से जो हमारा सांद्रण है, भर्जन है, इसके बाद प्रगलन होता है, सब कुछ क्रियाएं क्रम से चलती हैं। तो हम क्रम से देखेंगे बच्चों। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर कॉपर के बारे में सामान्य परिचय देखें, इसके बाद आप पढ़ेंगे निष्कर्षण। चैप्टर 6 में यदि हम बात करें, इसके पहले के जो भी लेक्चर हैं वो आपको प्लेलिस्ट में दे दिया गया है, तो बिल्कुल आप लोग जा करके वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। जितने भी आपके जैसे क्रम से मैं पढ़ाता हूँ, जैसे पहले एल्यूमिनियम के बारे में बता दिया गया, आयरन के बारे में बता दिया गया। अब चल रहा बच्चों कॉपर, तांबा, जिसे क्यूप्रस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए। यदि संकेत की बात की जाए बच्चों, तो संकेत होता है Cu। नाम तो कॉपर आपने देख लिया, तांबा यहाँ पर लिखा है। परमाणु क्रमांक की बात करें बच्चों, तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। कितना होता है? 29। यदि संयोजकता देखें बच्चों, तो +1 और +2 होती है इसकी संयोजकता। परमाणु जो भार की बात किया जाए तो 63.57 होता है बच्चों। कितना? 63.57 इसका परमाणु भार होता है। यदि वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो यहाँ पे आपका कितना है? 29 है। 29 का आप करोगे तो 2, 8, फिर कितना होगा? 18, 2, 8, 10, 18 कितना होगा? 28, 28 1 29। इस प्रकार से इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। या कि आप बाहु के आधार पर, तो फिर आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 या 4s1। आपने पढ़ा है क्रोमियम और कॉपर का अपवाद। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3d9 होना चाहिए, लेकिन 3d10 होता है, 4s1 होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ एक बार। जैसे मैं जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा, जैसे 1s2, 2s2, 2p6 है ना, 3s2, 3s2, 3p6, फिर आपका 3d, 4s2 करके 3d9 बचेगा। ये 29 हो गया। 2, 2, 4, 4, 6, 10, 10, 2, 12, 12, 6, 18, 18, 2, 20, 9, 29। लेकिन बच्चों 3d जो 9 इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा सा स्थायी नहीं है। स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए 3d 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और 4s1 हो जाता है। ठीक है, इधर बाकी सेम है। मतलब 3d 9 में हम देखें तो भाई जो d में 9 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन किसी भी यदि हम कक्षक की बात करें, या तो अर्धपूर्ण है या तो पूर्ण भरा है, तो अधिक स्थायी होता है। तो स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए जैसे 3d की बात करते हैं, इसमें कितने कक्षक हैं? 5 कक्षक। कितने कक्षक? 5 कक्षक। अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? जैसे 9 है तो 1, 2, 3 ऐसे करके आप 2, 2 भर दें तो ये 9 हो गया। यहाँ पे 9 हो गया। लेकिन जब ये 10 हो जाएगा बच्चों, तो 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें भर जाएगा, तो पूर्ण भर जाएगा, इसलिए अधिक स्थायी हो जाता है। और स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए जो आपका 3d है वो 1 इलेक्ट्रॉन 4s से लेकर के 3d9 ना होकर 3d10 भरा जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया कॉपर का अपवाद। आप लोग पढ़े हैं भाई साहब, आबाहो के सिद्धांत के आधार पर कॉपर और क्रोमियम में जो अपवाद पाई जाती है वो कॉपर के आबाहो के सिद्धांत के अनुरूप कार्य नहीं करता है। यानी 3d9 होना चाहिए, लेकिन 3d10 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। इसी प्रकार क्रोमियम में 3d4 होना चाहिए, लेकिन 3d5 भरा जाता है, क्योंकि ये अपवाद है बच्चों। क्रोमियम और कॉपर क्या है? अपवाद है। किसके? आबाहो के नियम के। ठीक है, चलिए कुछ इसके बाद बेसिक चीज़ें हैं। यदि हम देखें तो सर्वप्रथम 3000 ईसा पूर्व साइप्रस की खदानों से इसे प्राप्त किया था। इसलिए भाई साइप्रस से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसे क्यूप्रस नाम दिया गया। किंतु प्राचीन भारत में इस धातु का ज्ञान इससे भी पहले था, इसलिए इसे ताम्र के रूप में जाना जाता था। मतलब 3000 ईसा पूर्व साइप्रस की खदानों से प्राप्त किया गया, इसलिए इसे क्यूप्रस नाम दिया गया। लेकिन इसके पहले भी इस धातु के बारे में कुछ न कुछ सामान्य जानकारी था, जिसे तांबे के नाम से या ताम्र के नाम से जाना जाता था। आदिकाल की बात करें तो आदिकाल में इसे सिक्के, आभूषण, बर्तन आदि बनाने में यह प्रयुक्त होता था, इसलिए इसे मुद्रा धातु भी कहा जाता है। यदि आपके सिलेबस में आ जाए बच्चों कि ताम्र को यानी तांबे को मुद्रा धातु क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि आदिकाल में इसे
मतलब सिक्के, आभूषण, बर्तन आदि बनाने में प्रयोग किया जाता था। यानी कॉपर के माध्यम से, कॉपर की सहायता से सिक्के, आभूषण, बर्तन आदि बनाते थे। इस कारण से इसे मुद्रा धातु भी कहा जाता है। पहले तो सिक्के, सिक्के मतलब मुद्रा, सिंपल है, प्रचलन होता था। आज भी आप देखते होंगे, जैसे 5 का सिक्का हो गया, धातु का ही बना है ना। 2 का सिक्का, 3 का सिक्का पहले चलता था। अब तो जैसे कुछ जिलों पर चलता है, कहीं कहीं नहीं चलता है 1-2 का सिक्का। बाकी भाई साहब अपने एरिया में तो नहीं चलता है। जैसे यूपी में बहुत ज़्यादा भी प्रचलित है ना, 1-2 का सिक्का चलता है, लेकिन अपने एमपी में शहडोल डिस्ट्रिक्ट में नहीं चलता है। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ तो पर्टिकुलर रूप से, बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित, चलता ही नहीं है। 5 से कम का कोई सिक्का ही नहीं चल रहा है। तो पहले जो सिक्का बहुमूल्य धातुओं का बनाया जाता था, लेकिन अब तो नॉर्मल बिल्कुल ऐसा बनाया जाता है जिसका कीमत भी उतना ना हो। नहीं तो पता चले भाई साहब 2 रुपए की जगह आप 10 रुपए का मान लीजिए उस धातु को खरीद कर बना रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं हो, दिक्कत हो जाती है ना भाई, कैसे आप इसका बहुमूल्य या उसकी कीमत चुका पाते। जैसे मान लीजिए आपको 10 का सिक्का बनाना है, पता चला कॉपर खरीद रहे हो आप 25 रुपए में, फिर उस 10 का सिक्का का निर्माण कर रहे हो, तो फिर वो तो रुपया ही महंगा पड़ जा रहा है बनाने में ही, तो वो प्रचलन से भी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से अब नॉर्मल धातुओं का बनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों कॉपर के अयस्क। कॉपर के कौन कौन से अयस्क हैं जिसे आपको तैयार कर लेना चाहिए। केवल 4 अयस्क आपको पढ़ना है। जैसे आपका पहला क्यूप्राइट, जिसे रूबी कॉपर कहते हैं, Cu2O बच्चों, क्या Cu2O, क्यूप्राइट जिसे हम क्या बोलते हैं, रूबी कॉपर कहते हैं। मेलेकाइट, ये क्या है, मेलेकाइट, CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस। ऑब्जेक्टिव में आता है निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर का अयस्क है, और आपके 4 ऑप्शन में मेलेकाइट दे देगा। फिर आप परेशान हो जाओगे कि सर ये मेलेकाइट कहाँ से आ गया। तो मेलेकाइट कॉपर का अयस्क है, क्यूप्राइट, मेलेकाइट। कॉपर ग्लांस Cu2O, ये कॉपर ग्लांस भी किसका अयस्क है बच्चों, तो ये कॉपर का अयस्क है। फिर कॉपर पायराइट CuFeS2, CuFeS2। एक और बच्चों यहाँ पर मैं आपको एज्यूराइट की बात करता हूँ। एज्यूराइट ये भी आपका कॉपर का अयस्क है, CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। इधर यदि आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये एज्यूराइट कहला जाता है। मेलेकाइट का ही रूप है। मेलेकाइट आपने देखा मेलेकाइट में कि भाई 2 हटा दो, CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, तो ये हमारा मेलेकाइट है। और ये हमारा एज्यूराइट है, क्या है, एज्यूराइट। और ये हमारा मेलेकाइट, क्या बच्चों, मेलेकाइट है, ये एज्यूराइट है। ये मेलेकाइट और ये एज्यूराइट, ठीक है, चीजें क्लियर है। तो कॉपर के अयस्क में क्यूप्राइट रूबी कॉपर Cu2O है, मेलेकाइट CuCO3 CuH का होल ट्वाइस है बच्चों, कॉपर ग्लांस Cu2S है, और कॉपर पायराइट की बात करें तो CuFeS2 है। ये कॉपर पायराइट है, ये कॉपर के अयस्क है। मुख्य रूप से जब हम निष्कर्षण करते हैं तो भाई साहब जैसे हमारे पास कॉपर पायराइट है, इसका ज़्यादा मात्रा में उपयोग करके हम अयस्क का निष्कर्षण करते हैं, या कॉपर ग्लांस से हम मुख्य रूप से कॉपर बनाते हैं। तो ये कॉपर के अयस्क बिल्कुल तैयार कर लेना, क्योंकि बच्चों यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। जैसे इस साल एमपी बोर्ड में 2023 में ये चैप्टर हटा है, ये चैप्टर नहीं आएगा, लेकिन अदर स्टेट में तो आता है ना, तो फिर दिक्कत नहीं है भैया, तैयार कर लो आप लोग। जिस स्टेट में पूछा जाएगा, जिस स्टेट में सिलेबस में नहीं हटा है, तो प्लीज़ इसे आप लोग तैयार कर लें। क्यूप्राइट, मेलेकाइट, कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट। मेलेकाइट सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये अयस्क है, इसका जो ऑब्जेक्टिव हर वर्ष पूछा जाता है। मेलेकाइट किसका अयस्क है, तो कॉपर का अयस्क है। तो सबसे पहले निष्कर्षण में आप लोग हेडिंग लगाएंगे, मुक्त कॉपर से हम कैसे कॉपर प्राप्त करते हैं। जैसे मुक्त अवस्था में चट्टानों में पाया जाता है, तो फिर हम कॉपर कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग लगाइए भाई, कॉपर अयस्क का निष्कर्षण, यानी कॉपर का निष्कर्षण, निष्कर्षण हेडिंग लगाएंगे आप लोग, और जो नोट्स बनाता है वो प्रॉपर रूप से बनाएगा भी। पहला नंबर बच्चों, मुक्त कॉपर से हम कैसे प्राप्त करते हैं। मुक्त कॉपर, देखिए ये जो मुक्त कॉपर है वो कहाँ पाया जाएगा, चट्टानों में पाया जाएगा। मान लीजिए चट्टान है, ठीक है, ये चट्टान है बच्चों, चट्टान है। अब ये मान लो ये पूरा चट्टान है, इसमें मुक्त कॉपर है। अब इसको क्या करेंगे, पहले चट्टान पे खाई बनाएंगे। खाई का मतलब जैसे यहाँ पर मान लीजिए इतना हमने खाई बना दिया,
क्या बना दिया, खाई बना दिया। इस पूरे चट्टान में, पूरा चट्टान था, चट्टान में हमने क्या बना दिया, खाई बना दिया। अब इस खाई में बच्चों हम क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन। क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन। ठीक है, क्या हमने मिलाया कि भाई चट्टान में खाई बनाया, फिर इसमें खाई में डाला कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन मिलाया बच्चों। क्या, अम्लीय विलयन, कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन। अब इसमें इलेक्ट्रोड लगाया जाएगा एक। ठीक है, तो यहां पर हम एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रोड, वो किसका कार्य करेगा, कैथोड का कार्य करेगा, जो कि भैया ये कॉपर की है ना, कैथोड का कार्य करता है। और जो ये चट्टान है, ये दीवार है, ये कैथोड का कार्य करता है। और जो चट्टान का दीवार है वो एनोड का कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। अब इस स्थिति में जो इस चट्टान में कॉपर है वो मुक्त हो करके इस विलयन में जा कर के मिल जाता है और सीधे कैथोड पर जा कर के जमा हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड को निकाल कर कॉपर को प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आया कि भाई मुक्त अवस्था में कॉपर जो है चट्टानों के रूप में पाया जाता है, चट्टानों में पाया जाता है। पहले हम चट्टानों में क्या करते हैं, चट्टानों में खाई बना देते हैं। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि चट्टान के चारों ओर ऐसा खाई बना दो, चट्टान के बीच में खाई बना दो, कुछ भी बना सकते हो। चट्टान के चारों ओर या तो खाई बना सकते हो, या चट्टान के बीच में भी आप खाई बना दो। फिर उसमें कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन भर दो। ठीक है, विलयन में डूबी हुई शुद्ध कॉपर की छड़ जो होती है, शुद्ध कॉपर की छड़ यहाँ पर कैथोड का कार्य करते हैं। ठीक है, और बच्चों कैथोड का कार्य करेगी और जो हमारा चट्टान है वो एनोड का कार्य करेगी। फलस्वरूप चट्टान से कॉपर घुलकर कैथोड पर जमा हो जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे कहोगे सर आप तो बता दिए बीच में खाई बना दो, क्या आप चारों ओर कैसे खाई बनाओगी। मान लो कोई चट्टान है, ठीक है, क्या है चट्टान, चट्टान बड़ा सा है। ठीक है, मान लीजिए जितना बड़ा हो, इतना बड़ा चट्टान है, ये चट्टान हो गया। अब इस चट्टान में कॉपर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर खाई बना देंगे। ये लो खाई बना देंगे, गोला गोला इसके चारों ओर कुल मिलाकर इस प्रकार से। और इसमें डुबा दिए क्या, शुद्ध कॉपर का एनोड। तो फिर ये क्या काम करेगा भाई, ये जो चट्टान है ये एनोड का कार्य करेगा और ये जो कैथोड का कार्य करेगा। और इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। इसमें भर दिया जाता है खाई में कॉपर सल्फेट का विलयन। अब घटन की क्रिया शुरू होगी बच्चों, चट्टान से कॉपर मुक्त होगा और कैथोड पर जाकर जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से मुक्त कॉपर से, है ना, हम कॉपर प्राप्त कर सकते हैं। ये हेडिंग है मुक्त कॉपर से कुल मिलाकर के भाई साहब। अब इसके बाद यदि हम कॉपर पायराइट के अयस्क की बात करें बच्चों, तो जो हमारा अयस्क होता है कॉपर पायराइट या पायराइट अयस्क है, इसी से मुख्य रूप से निष्कर्षण करके शुद्ध कॉपर प्राप्त किया जाता है। तो यहां पर आप पायराइट अयस्क ले लो और इस पायराइट अयस्क से बच्चों आप शुद्ध कॉपर प्राप्त कर सकते हो। दुनिया का या संसार का 90% जो कॉपर है वो कॉपर पायराइट के अयस्क से या पायराइट अयस्क से ही प्राप्त किया जाता है। अब इसका शोधन करने के लिए हमें एक लंबी प्रोसेस अपनानी पड़ती है। जैसे कॉपर पायराइट में जो हमारे पास किस किस से मिलकर बना होता है बच्चों, Cu से Fe2, यानी 3 चीज होता है। एक तो इसमें कॉपर है, ठीक है, एक हमारा भैया लोहा है और ये हमारा सल्फर है। अब शुद्ध कॉपर प्राप्त करने के लिए हमें लोहा और सल्फर को हटाना पड़ेगा। तो इनको हम विशेष प्रक्रम से पहले सांद्रण कराते हैं, फिर भर्जन कराएंगे, फिर प्रगलन कराएंगे, फिर बेसमरीकरण कराएंगे, फिर शोधन कराएंगे। तो आज हम बच्चों सांद्रण से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कॉपर पायराइट अयस्क जो है CuFeS2, क्या बच्चों, CuFeS2, ये कॉपर पायराइट का अयस्क है। इससे हम शुद्ध मात्रा में कॉपर प्राप्त करने के लिए इसको हम तप्त करते हैं, अत्यधिक मात्रा में गर्म करते हैं। लेकिन आप सोचो कि हम चूल्हा में मतलब रख करके या चूल्हे के ऊपर एक
कुछ भी पात्र रख करके उसको गर्म कर दो और मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसे मतलब क्या किया जाता है भाई साहब, विशेष विधि का प्रयोग करते हैं, जिनमें इसके निष्कर्षण के लिए सबसे पहले सांद्रण का प्रयोग किया जाता है, फिर भर्जन का प्रयोग किया जाता है, फिर प्रगलन, फिर बेसेमरीकरण, फिर शोधन। मतलब एक लंबी प्रोसेस अपनानी पड़ती है, तब जाकर के ये जो हमारा कॉपर पायराइट है, इससे कॉपर हमें प्राप्त होता है। क्योंकि इसमें कई अशुद्धियां होती है, जैसे सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में अलग हो जाए, आयरन है वो आयरन ऑक्साइड के रूप में अलग हो जाए, कुछ मात्रा में बच्चों यदि सिलिका है ना, मान लो कुछ जैसे मिट्टी से प्राप्त किया जाता है, तो कुछ मात्रा में सिलिका भी तो हो सकता है, रेत के कण, है ना। तो सिलिका भाई साहब धातुमल के रूप में अलग हो जाता है। तो एक लंबी प्रोसेस बच्चों, जिसमें आज हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर ही लेंगे। क्या, तो हम सांद्रण के बारे में चर्चा करेंगे। सांद्रण है क्या चीज़, यहाँ पे मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। हालांकि मैंने सबसे पहले लेक्चर में ही सांद्रण की विधि समझा दी थी कि भाई साहब हमारे पास एक पात्र है, मान लो क्या, एक पात्र है। अब इस पात्र में क्या करते हैं, जिस अयस्क का भी सांद्रण करना होता है उसे महीन चूर्ण के रूप में पीसकर पानी में मिला करके और बच्चों चीड़ का तेल डालकर उसे बढ़िया सा इसमें व्यवस्थित कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ मिला है, थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें आपका एक तो पहले महीन अयस्क को पूर्ण रूप से चूर्ण के रूप में पीस लिया जाता है बच्चों। अब हम इसका क्या करेंगे, विलयन बनाएंगे कहीं ना कहीं, तो भाई पानी में थोड़ा सा इसको मिला देंगे पानी, और इसमें चीड़ का तेल, किसका, चीड़ का तेल मिला दिया जाता है। अब क्या होता है बच्चों कि इसमें हम हवा भी, यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा ये लो, मतलब ये टायर लगा है और इसके माध्यम से हम हवा प्रवाहित करेंगे। वायु है यार, हवा नहीं है ना, वायु। अब यहाँ पर बुलबुला उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, बुलबुला उत्पन्न हो जाएगा। और बुलबुला उत्पन्न होगा तो यहाँ पे जो अशुद्धियाँ हैं वो झाग के रूप में तैयार होंगी। अयस्क के जो अशुद्धियाँ हैं वो झाग के रूप में, अशुद्धियाँ झाग बनेगा नहीं, जो शुद्ध पदार्थ है, कॉपर का जो शुद्ध पदार्थ है वो झाग के साथ बाहर आ जाएगा, अशुद्धियाँ तली पर बैठ जाती है। समझ रहे हैं, अशुद्धियाँ जो नीचे बैठ जाती है। कुछ समझ गया भाई सांद्रण कैसे करते हैं। एक पात्र ले लिया हमने, उसमें महीन चूर्ण के रूप में अयस्क को पीस लिया, और फिर बच्चों इसमें पानी, साथ में कुछ चीड़ का तेल या बसा, कोई भी पदार्थ हो बसा के रूप में, जिससे कि झाग बन सके, और फिर इसमें वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं तो ये बुलबुला तैयार होता है, और बुलबुला तैयार होने से बच्चों यहाँ से झाग बनता है, अयस्क का झाग बनेगा, और जो झाग है वो ऊपर आ जाएगा। तो अयस्क को हम बाद में निथार लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और जो अशुद्धियाँ होती है वो तली पर बैठ जाती है। यही है बच्चों सांद्रण। क्या है, सांद्रण। समझ में आ गया। तो कॉपर का सांद्रण हम झाग उत्प्लावन विधि से करते हैं, या कॉपर पायराइट का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से या झाग उत्प्लावन विधि से करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि झाग उत्प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का हम सांद्रण करते हैं, तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। यानी सल्फर यदि उपस्थित है बच्चों तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, फेन उत्प्लावन विधि या झाग उत्प्लावन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा हो गया कॉपर के अयस्क का सांद्रण। एक हम लेक्चर लाएंगे बच्चों जिसमें हम क्या क्या चीज सीखेंगे। सांद्रण तो बता ही दिए, उसमें भी चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा, फिर भर्जन, फिर प्रगलन, बेसिमरीकरण और शुद्धिकरण, सब कुछ एक ही लेक्चर में, जो कि अगला लेक्चर रहेगा। इसके बाद कॉपर का संपूर्ण निष्कर्षण एक ही लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखो ये सिलेबस एमपी बोर्ड से हट गया है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमारे बोर्ड में है, आप लोग इसे क्यों छोड़ रहे हैं, एमपी वाले नहीं पढ़ रहे हैं तो हम तो पढ़ रहे हैं। तो बच्चों इसलिए मैं इसको अपलोड कर देता हूं, आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर लें। और जो बच्चे एमपी बोर्ड में है तो बाद में भी पढ़ सकते हैं, पेपर के बाद में भी कुछ बेसिक नॉलेज बढ़ाना है तो भाई साहब केमिस्ट्री के जो चैप्टर हट गए उनको आप पढ़ लेना बाद में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।